डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें गुरु बीजाणु जनन के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमें दूसरा पार्ट जो है इसमें नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने नर युग्मकोद्भिद उसकी संरचना और विकास के बारे में समझा और अब अपन पढ़ रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास के बारे में। ठीक है, तो ये मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास है, इसको 3 पॉइंटों में डिवाइड किया गया है। अपनी सुविधा के लिए अपने नोट्स में इनको 3 भागों में बांट रखा है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं अपन मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास में। पहला पॉइंट है अंडप, जिसे अपन स्त्री केसर या गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। उसमें हमने वर्तिकाग्र, वर्तिकार, अंडाशय के बारे में पढ़ा था और बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में पढ़ा था और बीजांड के प्रकार के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है गुरु बीजाणु जनन वाला। और अगले पॉइंट में अपन पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश की के बारे में, जिसको भ्रूणकोश की संरचना, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और मादा युग्मक का निर्माण, ये सारे पॉइंट इसमें पढ़े जाने हैं। तो चलिए अपन अपने नोट्स के अकॉर्डिंग चलें। तो आपको मैं बता दूं कि हमने ये रहा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। इसमें हमने अंडप, स्त्री केसर या गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड या जिसको गुरु बीजाणु धानी कहते हैं उसकी संरचना ये रही। और फिर बीजांड के प्रकार अपन ने पढ़े थे, उनके 6 प्रकार ये रहे। अब अपन पढ़ेंगे आज गुरु बीजाणु जनन के बारे में। क्लियर? तो देखते हैं, आप इस प्रकार से जो कुछ डायग्राम जो मैंने अलग मेरे नोट्स में जो बना रखे हैं उनको आप अपने रजिस्टर में बना सकते हो, क्योंकि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, आपको अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है अपना, है ना, गुरु बीजाणु जनन वाला। इस पॉइंट में अपन देखें तो ये जो डायग्राम जो मैंने बना रखा है यहाँ पर, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। ये वाला है ना, ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन इसकी थ्योरी लिखी हुई है। तो आपके केवल थ्योरी से समझ में नहीं आएगा, अपन साथ साथ इस डायग्राम से समझेंगे। इसीलिए मैं बार बार बात करता हूँ नोट्स बनाने की। आप अपने नोट्स बनाइए। नोट्स में क्या करना है, आपको जो अंडरलाइन करने वाली इंपोर्टेंट बातें हैं वो लिखनी है, और जो मैंने जो अलग से डायग्राम बना रखे हैं वो आपको डायग्राम वो करने हैं। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है और गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, ये 2 चीजें क्या है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, उसे ही अपन गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर? अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है ये देखिएगा। ये यहां पर देखिए, आपको जो अपन बीजांड की संरचना पढ़ी थी अपन ने, उस बीजांड के अंदर ही यहाँ पर एक कोशिका, ये कोशिका आपको दिख रही है। ये कोशिका जिसे अपन हिंदी में परपसु कोशिका कहेंगे। ठीक है, आर्चिस्पोरल जो इनिशियल जो सेल है, ये परपसु कोशिका, ये 2 विभाजन करेगी। एक विभाजन करेगी तो उससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, एक ये बाहर वाली और एक अंदर की तरफ। ये तो यहाँ पर जो प्राइमरी, ये पैरेटल जो सेल है ये तो भित्ति बनाएगी। ठीक है ना, और ये प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल है ये यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो बाहर वाले देखिए, ये जो यहाँ ये जो कोशिका थी, ये बाहर वाले ने इसने विभाजन करके आया यहाँ पर। ठीक है ना, उत्तक बनाने शुरू कर दिए, ये रहे पैरेटल टिश्यूज, ये बहुत सारे उत्तक बन गए, लेयर बन गई। ठीक है, और ये जो अंदर वाली जो है ये पहले तो क्या थी, परपसु कोशिका। ठीक है, और ये परपसु कोशिका ने विभाजन किया, 2 कोशिका बन गई, प्राइमरी स्पोरोजेनस यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है ये बना लेती है मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जो अपन पढ़ रहे हैं ना थ्योरी के अंदर कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कोशिका बड़ी वाली है। ठीक है, ये विभाजन करके ये क्या करेगी, अर्धसूत्र विभाजन करेगी और 4 गुरु बीजाणु बनाएगी। ये रहा एक गुरु बीजाणु, ये दूसरा, ये तीसरा, नीचे वाला चौथा। ये 3 तो ऊपर वाले जो है तो नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाएंगे, और नीचे वाला एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। ठीक है, जो कि आगे अपने मादा युग्मकोद्भिद या फिर भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। ठीक है, ये बाद में करेगा। तो ये क्या, फंक्शनल यानी कि क्रियाशील या क्रियात्मक गुरु बीजाणु, मेगास्पोर कहते हैं गुरु बीजाणु को। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि परपसु कोशिका जो है ये विभाजन करके 2 कोशिका बनाती है। ठीक है, और ये जो प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो है, ये प्राथमिक बीजाणु कोशिका ये वाली,
ठीक है, अंदर वाली ये आगे बनाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिसमें से 3 तो नष्ट हो जाएंगे, 3 और 1 सक्रिय रहेगा। तो अपन गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? अभी अपने जो परिभाषा पढ़ी उसमें ये पढ़ा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है? विभाजन करके क्या बनाती है? गुरु बीजाणु बनाती है, मेगास्पोर बनाती है। ठीक है, तो उसे अपन गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, और ये बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से। क्लियर? अब देखते हैं अपन, देखो क्या लिखा है। बीजांडकाय की अधिस्तवक यानी कि हाइपोडर्मल की कोई भी कोशिका परपसु आरंभक यानी कि आर्चिस्पोरल इनिशियल का कार्य करती है। मैंने बताया ना, परपसु कोशिका जो बनाती है सबसे पहले कौन सी? बीजांडकाय की जो अधस्तवचा है यानी कि हाइपोडर्मिस की सेल है, उनमें से कोई भी एक कोशिका परपसु कोशिका बनाएगी, जिसे परपसु आरंभ किया आर्चिस्पोरल इनिशियल कहते हैं। देखिए इसको अपने नोट्स में, देखो कहाँ है, ये रहा। ये बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं और ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं हैं। देखो सबसे बाहर जो होती है उन्हें बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है ना, और उसके अंदर जो होती है वो हाइपोडर्मल यानी कि अधस्तवचा वाली। ठीक है, तो ये इनमें एक कोशिका, देखो ये एक कोशिका क्या बना लेगी? यहाँ पर आर्चिस्पोरल इनिशियल सेल बना लेगी, यानी कि परपसु आरंभक कोशिका बना लेगी। क्लियर? आगे देखते हैं, लाइन टू लाइन चलेंगे अपन, देखिएगा। परपसु कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी, स्पष्ट केंद्रक व सघन जीवद्रव्य वाली होती है। दिख रहा होगा आपको ये परपसु, और जो कोशिका नहीं ये वाली कोशिकाएं, इनकी तुलना में ये सघन जीवद्रव्य इसके अंदर, इसमें बड़ा केंद्रक दिख रहा है। ये रहा न्यूक्लियस लिखा हुआ यहाँ पर है ना, ये बीच में केंद्रक है, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं, इस कोशिका में एक परिणत विभाजन, कौन सा विभाजन होगा? परिणत विभाजन द्वारा बाहर की तरफ तो बन जाएगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है, और भीतर की तरफ बनेगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। दोबारा देखिए, ये जो परपसु कोशिका है ये विभाजन करके बनाएगी, कौन सा विभाजन? परिणत विभाजन करके बनाएगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो कि बाहर की तरफ है, दूसरी बनाएगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो कि अंदर की तरफ है। देखते हैं डायग्राम में, ये जो परपसु कोशिका है ये वाली, इसने कौन सा विभाजन किया? परिणत विभाजन किया बाहर की तरफ। ठीक है, ये बाहर की तरफ तो बनाएगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और अंदर की तरफ क्या बनाएगी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्लियर? इनकी बात कर रहा है, ये रहा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये थ्योरी से आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसका अलग से डायग्राम बनाया है। आगे लिखा है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका विभाजन नहीं करती। देखिएगा आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये बाहर वाली जो भित्तीय कोशिका है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये तो विभाजन कर रही है। देखो एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई है, बन रही ना, ये बाहर वाली तरफ, और फिर आगे वो भी बहुत सारी कोशिकाएं बन गई इससे। लेकिन ये प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है अंदर वाली, अंदर की तरफ, ये विभाजन नहीं करती है, एक ही रहेगी, है ना, और ये इसका विकास हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। देखो आकार में पहले छोटी है, यहाँ पर भी थोड़ी सी बड़ी हो गई और यहाँ बहुत बड़ी हो गई। ये बना लेगी मेगास्पोर मदर सेल यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका। आगे लिखा है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका विभाजित नहीं होती है तथा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। बन गई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ये रहा, ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। आप हिंदी में लिख सकते हो यहां पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। आगे लिखा है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका या तो अविभाजित रहती है अथवा बारंबार विभाजित होकर के भित्ति का निर्माण करती है। देखो ये रहा, ये इसकी बात कर रहा है, प्राथमिक ये भित्तीय कोशिका या तो विभाजन नहीं करेगी या फिर विभाजन कर लेगी। देखो अपने डायग्राम में विभाजन कर रही है, यहाँ पर विभाजन हो रहा है ना, 2 बन गई, फिर यहाँ बहुत सारी बन गई। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह क्या बना कहलाता है? उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू या उत्तक कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं का समूह यहाँ पर उत्तक बना लेगा। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो कौन सा विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी, मियोसिस करेगी, और उसके द्वारा 4 अगुणित, क्योंकि जो यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है द्विगुणित है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें 2n है, द्विगुणित है, और ये अगुणित यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, n हो जाएगी, अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। देखिएगा यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसने अर्धसूत्री विभाजन, आपको पता है कि 2 बार होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है ना, तो पहले फर्स्ट में क्या होगा? एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, ये 2 बन गई, और फिर इन 2 से क्या बन जाएंगी? 2 और बन जाएंगी।
अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के अंदर 4 बन जाएंगी, 1 2 3 और 4, ये 4 बनती है। परंतु ये जो 3 जो कोशिकाएं हैं जो कि बीजांड द्वार की ओर है, देखो इधर बीजांड द्वार है, अपन ने जो बीजांड की संरचना पढ़ी थी उसमें इधर ये बीजांड द्वार है, इधर ये है ना, ये जो 2 आवरण में बने हुए हैं बीजांड द्वार, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये बीजांड द्वार की ओर जो 3 होती हैं ये तो नष्ट हो जाएंगी, जो निभाग की ओर है इधर जो है निभाग वाली, ठीक है ना, इधर ये कोशिका ये सक्रिय रहेगी। क्लियर, वो अपन आगे देख लेंगे। जो प्राय एक रेखिक क्रम में विन्यासित होती है। रेखिक क्रम मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे, जैसे एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है, रेखिक क्रम में ना, इसे रेखिक क्रम कहते हैं। चलिए फिर आगे देखिए, अपने जो बुक का जो डायग्राम है उससे समझते हैं अपन। ये आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर पहले परपोषु कोशिका है, ठीक है, और ये बना लेगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये बना लिया है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी, पहले एक अर्धसूत्री विभाजन करेगी, फिर दूसरा करेगी, और 4 कोशिका, देखो 1 2 3 और 4 कोशिकाएं बन गई अर्धसूत्री विभाजन से। और इनमें से ऊपर वाली जो 3 है ये तो नष्ट हो जाएंगी, ये 3 तो ये नष्ट हो जाएंगी, नीचे वाली जो 1 है थोड़ी आकार में बड़ी हो जाएगी और ये कार्यशील गुरु बीजाणु बना लेगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ा अभी तक। क्लियर, ठीक है। और ये जो नीचे वाली जो कार्यशील गुरु बीजाणु है ये क्या बनाएगा आगे, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश बनाएगा। ये देखो ये नीचे वाली जो बची है ये इसकी बात कर रहा है, नीचे वाली ये आगे विभाजन करते करते बार बार समसूत्र विभाजन करेगा, ठीक है ना, और समसूत्र विभाजन करके ये भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। उसके बारे में अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, अभी कैसे होता है देखिएगा। चलिए देखते हैं, ये रहा रेखिक गुरु बीजाणु चतुष्क, चतुष्क है ना टेट्राड यानी कि 4 है, रेखिक में कितने हैं, 4 है ना, देखिएगा ये रहे 4, 1 2 3 4, तो 4 है, 4 को कहते हैं टेट्रा, टेट्रा यानी कि 4, तो इसे टेट्राड कहेंगे। या फिर आपकी किताब में जो डायग्राम है उसमें भी देखो यही बना हुआ है, ये 4 है, 1 2 3 और 4, इसे क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। इसकी बात कर रहा है, चतुष्क बोल दीजिए हिंदी में या इंग्लिश में, टेट्राड बोल दीजिए। क्लियर, इनमें से केवल एक यानी कि 3 तो नष्ट हो जाएंगे, एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। और कौन सा होता है, प्राय निभाग की ओर वाला। निभाग की ओर वाला कौन सा, देखिएगा अपन ने पिछले जो पॉइंट था, वीडियो था, उसमें अपन ने पढ़ा था, ये बीजांड की संरचना है, बीजांड में निभाग की तरफ निभाग वाला भाग ये है, ठीक है ना, ये वाला भाग निभाग है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिएगा वास्तव में क्या होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, ये जो 3 तो जो है जो बीजांड द्वार की ओर इधर है, ये 3 तो नष्ट हो जाएंगे तीनों, और ये जो एक बचा है ये एक यहाँ पर ये सक्रिय रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 और थे, मान लीजिए 1 2 और 3 तो नष्ट हो गए, निभाग की तरफ जो इधर वाला जो है निभाग वाला वो सक्रिय रहेगा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा ये जो डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें इससे भी आप समझ सकते हो कि ये बीजांड द्वार की तरफ यहाँ पर जो टेट्राड में 4 है, 1 2 3 4 है ना, ये 3 तो ये तो नष्ट हो जाएंगे, और ये जो निभाग तरफ, ये जो निभाग इधर इसकी तरफ वाला ये सक्रिय रहेगा गुरु बीजाणु, ये 3 तो प्रॉब्लम नष्ट हो जाएंगे। तो यही डायग्राम आपके देखो यहाँ पर इसमें बना हुआ है, ये देखिएगा, ये रहा, ये अध्यावरण है, ठीक है ना, ये बीजांड की संरचना में, और ये बीजांड द्वार है, और इधर क्या निभाग, ठीक है, निभाग इधर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 3 है, ये इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ बीजांड द्वार में, ये बीजांड द्वार, ठीक है ना, और इधर क्या निभाग। तो जो भाग बीजांड द्वार की ओर है उधर तो 3 है, ये निष्क्रिय होंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और ये जो इधर निभाग और निभाग की तरफ है ये गुरु बीजाणु यहाँ पर सक्रिय रहेगा। क्लियर, अब मेरे ख्याल से शायद आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, केवल एक सक्रिय रहता है, कौन सा रहता है, प्राय निभाग की ओर वाला, जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा, आगे क्या बनाएगा, भ्रूणकोश बनाएगा। देखिए मैंने बताया था ना, ये जो ये एक बचा है ये आगे विभाजन करता जाएगा, बार बार इस कोशिका में विभाजन होगा, और एक मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश कहते हैं वो बनाएगा, ठीक है। और इस मादा युग्मकोद्भिद के अंदर ही मादा युग्मक बनेंगे, जो कि अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है शेष 3 गुरु बीजाणु अपहासित हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। कौन से शेष 3, ये इन शेष 3 की बात कर रहा है, ऊपर वाले जो बचे ना 1 2 3, ये 3 क्या होंगे, या तो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, नष्ट होंगे, अपहासित होंगे, तथा सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा इनका उपयोग पोषण के लिए कर लिया जाएगा। यानी कि जब नष्ट होते हैं तो उस समय इनके पास जो भी पोषक पदार्थ है ना इन तीनों के पास है, वो कौन ले लेगा, ये सक्रिय वाला ले लेगा, ठीक है ना, जो कार्यशील है, कार्यशील बोल दीजिए या सक्रिय बोल दीजिए की बात है।
तो ये जो कार्यशील गुरु बीजाणु है ये इन तीनों से पोषण प्राप्त कर लेता है और इसका विकास हो जाता है और ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है तथा सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा इनका उपयोग पोषण के लिए कर लिया जाता है। किनका उपयोग? जो अभाषित हो रहे हैं ना तीन, इनका उपयोग। सामान्यतः चतुष्क का सबसे नीचे वाला अर्थात निभाग की तरफ, कौन सा? निभागी गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। सबसे नीचे वाला, देखिए नीचे वाला कैसे, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बीजाणु द्वार इधर है तो ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये तीनों तो नष्ट हो गए, नीचे वाला जो है यही सक्रिय होता है और यही गुरु बीजाणु बनाता है, मादा युग्म मुकुट बीज बनाता है, यानी कि भ्रूण कोष बनाता है। तो ये गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि और परिवर्तन द्वारा भ्रूण कोष क्या बनाएगा? भ्रूण कोष बोल दीजिए या मादा युग्म मुकुट बीज बोल दीजिए, एक ही बात है। और अगला जो वीडियो अपन पढ़ेंगे वो मादा युग्म मुकुट बीज और भ्रूण कोष के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से बनता है। इसका ये जो डायग्राम बना हुआ ना ये वाला, ये अगले वीडियो के लिए है कि ये किस प्रकार से जो क्रियाशील सक्रिय गुरु बीजाणु है ये यहाँ पर विभाजन करके, बार बार विभाजन करके और ये मादा युग्म मुकुट बीज या भ्रूण कोष का निर्माण करता है। उसके लिए अपन अलग से वीडियो जो है उसमें अपन इसको समझेंगे। धन्यवाद।